हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख समसामयिक घटनाओं के बारे में। उसमें सबसे पहली न्यूज जो आपके सामने है वो ये कि जो बाइडेन ने अमेरिका के चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम का विस्तार किया। सबसे पहली न्यूज ये होगी। दूसरी जो न्यूज है हमारी वो IISc मिनवैक्स ने गर्मी के प्रति सहनशील कोविड वैक्सीन विकसित की है। तीसरी जो हमारी न्यूज है वो है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अभी पीएम मोदी ने गुजरात में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये हमारी चौथी न्यूज है। और पांचवी न्यूज है हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समय सीमा बढ़ाई गई। छठी जो न्यूज है वो पशुपालन विभाग और डेयरी योजनाओं का पुनर्गठन किया गया है, उसके बारे में देखेंगे। सातवीं जो न्यूज है हमारी, केंद्र सरकार ने राज्यों से जिला खनिज कोष यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। अगली जो न्यूज है वो है भारत की पहली मॉन्क फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू की गई है। ये चाइना से लाई गई है मॉन्क फ्रूट, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगली जो न्यूज होगी वो हमारी कैबिनेट ने शिपिंग कंपनियों के लिए 1624 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। बच्चों के टीकाकरण पर WHO और यूनिसेफ ने डाटा जारी किया है, उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगली जो न्यूज होगी वो हमारी दालों पर OECD FAO ने आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। उसी के साथ में जगन्नाथ राव जोशी जी के बारे में देखेंगे। और वास्तविक समय निगरानी के लिए दिल्ली सरकार और गूगल के बीच में सहयोग ये जारी किया गया, तो उसमें क्या है वो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। जो बाइडेन ने अमेरिका के चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम का विस्तार किया। अब देखिए इसमें क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं क्रम से। तो जो बाइडेन, आपको मालूम ही है कि इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, ठीक है। जो बाइडेन ने क्या कहा, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को विस्तार करने का आह्वान किया। अच्छा, ये प्रोग्राम है क्या वो हम डिटेल में देखेंगे क्या चीज है ये, लेकिन उसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं उस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। इस कार्यक्रम में अमेरिका में बाल गरीबी को कम करने की क्षमता की बात की गई है। अब इसी के साथ जो और भी चीजें हैं, इसकी जो दिसंबर समाप्ति तिथि थी यानी कि दिसंबर में समाप्त हो जाना था, इसी को आगे बढ़ा दिया गया है। उसी को हम लोग देखेंगे कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, इसको 4 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसी में आगे क्या है, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम को स्थायी बनाना, साथ में ही बजट समझौते के 5 मुख्य पहलुओं में से ये एक था। जो इनका बजट आया था उसमें 5 मुख्य पहलू थे, उसमें से एक ये था कि चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम को विस्तार किया जाए। इसी के साथ में IRS एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। IRS के अनुमान के अनुसार 39 मिलियन परिवारों और 60 मिलियन बच्चों को 15 बिलियन डॉलर का वितरण किया जाएगा। कितना? 15 बिलियन डॉलर का वितरण किया जाएगा। अच्छा, अब भी देख लेते हैं हम लोग कि ये है क्या चीज। सबसे पहले तो आप देखिए इसमें कि जो पात्र परिवार है, पात्र परिवार यानी कि जो इस तरीके के योजनाओं में लाभान्वित होने वाला परिवार है उसकी बात की जा रही है। तो पात्र परिवार 2021 के लिए क्रेडिट का विस्तार कर सकते हैं, जैसे कि 6 वर्ष से 17 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए $2000, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट में $1000 और 5 वर्ष से और उसके कम आयु के बच्चे के लिए $1600 जोड़ सकते हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं हम लोग चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है क्या, CTC है क्या, चाइल्ड टू टैक्स क्रेडिट। अब देखिए चाइल्ड टैक्स क्रेडिट वो है कि जो आश्रित बच्चों वाले माता पिता हैं, जैसे मान लीजिए कि जो माता पिता ऐसे हैं जैसे विकलांग हैं या फिर बुजुर्ग हो गए हैं, तो वो अपने बच्चों पर आश्रित हो जाते हैं। तो उन बच्चों पर आश्रित कहने का मतलब ये है कि बच्चे जाकर के कहीं रोजगार कर रहे हैं, कहीं कुछ जो है कुछ भी किसी भी काम के द्वारा आय अर्जित कर रहे हैं और वो अपने माता पिता का जो खर्च है उसका वहन कर रहे हैं,
उसी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो सीटीसी कई देशों में आश्रित बच्चों वाले माता पिता को प्रदान किया जाने वाला टैक्स क्रेडिट है। ठीक है, ये अलग अलग देशों में अलग अलग है। जैसे कि अमेरिका की बात कर ले तो अमेरिका में कितना है, यहां पे कहा जा रहा है $4 लाख से कम आय वाले परिवार को सीटीसी का दावा ये लोग कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की बात करें तो यहां पर क्या कहा जा रहा कि 42,000 आपका यूरो से कम आय वाले परिवार को टैक्स क्रेडिट दिया जाता है। ये विकलांग बच्चों के लिए उच्च दर प्रदान की जाती है, यानी कि जिन घरों में बच्चे विकलांग हैं उनमें ज्यादा मात्रा में ये टैक्स क्रेडिट वो लोग जोड़े जाते हैं, दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी पहली न्यूज थी। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज में क्या बताया जा रहा है, अगली न्यूज है IISc। IISc क्या चीज है, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसने मिनवैक्स क्या है, एक स्टार्टअप है मिनवैक्स। इसी के माध्यम से गर्मी के प्रति सहनशील कोविड वैक्सीन एक विकसित की गई है, जो कि जैसे उच्च तापमान वाले जगहों पर भी उसको भेजा जा सकता है। आइए हम उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो IISc है कहां पे, सबसे पहले तो ये एक जो है फैक्ट जो कि कई एग्जाम में पूछा भी जाता है IISc संस्थान के बारे में। तो आइए देखते हैं। IISc बेंगलुरु ने एक गर्मी सहनशील कोविड-19 वैक्सीन तैयार किया है, जो जानवरों पर अध्ययन करते समय सभी मौजूदा जो चिंताजनक सार्स कोविड-2 रूप के खिलाफ प्रभावी पाया गया है। अच्छा, ये है क्या चीज, अब इसमें देख लेते हैं मुख्य बिंदुओं में। यह शोध जो है वो एशियस इन्फेक्शस डिजीज पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एशियस इन्फेक्शस डिजीज मैगजीन एक है, उसी में प्रकाशित किया गया। अब देख लेते हैं स्टार्टअप जो मिनवैक्स के द्वारा लाया गया ये कोविड वैक्सीन है, इसको चूहों पर इसका परीक्षण किया गया है। यह हैमस्टर्स को भी वायरस से बचाता है, चूहों के साथ साथ किसको, हैमस्टर्स को भी। अच्छा देखिए कितने डिग्री सेल्सियस पर, 37 डिग्री सेल्सियस पर 1 महीने तक ये स्टेबल थी। मतलब इससे ज्यादा तापमान नहीं, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पर ये वैक्सीन खराब नहीं हुई थी, ये स्टेबल थी 1 महीने तक। साथ में ही 100 डिग्री सेल्सियस भी अगर तापमान हो जाता है तो ये 90 मिनट तक स्थिर रही थी। तो इसका जो फायदा अब पहुंचेगा वो हम आगे देखते हैं। देखिए इसकी पृष्ठभूमि के बारे में सबसे पहली चीज तो क्या कि इस कोविड-19 के लिए जो विकसित अधिकांश जो टीके हैं वो उनकी स्थिरता और प्रभावी रहने के लिए प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोगों ने जो लोग कोवैक्सीन लगवा चुके होंगे या कोविशील्ड लगवा चुके होंगे तो उनमें देखा होगा कि आपने कि वो फ्रिज में रखी जाती हैं सभी दवाइयां, तो वहां से निकाल करके तुरंत जो है इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इसके साथ फायदा ये होगा कि दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहां पर आसानी से ये सुविधा प्रोवाइड की जा सकती है। कैसी सुविधा, इंजेक्शन वहां तक पहुंचाया जा सकता है, मैक्सिमम लोगों को इंजेक्शन लगाया जा सकता है, जिससे वो लोग कोविड-19 से सुरक्षित हो सकते हैं। तो आइए डिटेल में देखते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सफोर्ड जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है वो भारत में जो कोविशील्ड को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के भंडारण तापमान की आवश्यकता होती है। कितनी, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जबकि वहीं पे जो फाइजर है, फाइजर के बारे में तो मालूम ही होगा कि कहाँ का ये वैक्सीन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइएगा फाइजर कहाँ की वैक्सीन है। फाइजर को 0 से लेकर के 70 यानी कि 0 से लेकर के 70 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर विशेष कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है। तो देखिए जब इतने टेम्परेचर यानी कि देखा जाए तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस कोविशील्ड वाला जो ये है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन हो गई, फाइजर को 0 से 70 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता पड़ गई है। तो वहां पर इन वैक्सीन को दूर दराज के क्षेत्रों में कैसे पहुंचाया जाता, यानी कि अगर इतने संसाधन हमारे पास मौजूद होते तब तो हम लोग इसको आसानी से कर सकते थे, लेकिन संसाधनों की कमी और जो है दूर दराज के क्षेत्रों में भी हमको ये सुविधा उपलब्ध करवानी थी। तो ऐसे में IISc का मिनवैक्स जो टीका है ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाता है।
तो देखते हैं IISc मिनवैक्स का जो टीका कैसे विकसित किया गया इसके बारे में। तो IISc मिनवैक्स वैक्सीन वायरल स्पाइक प्रोटीन के एक हिस्से का उपयोग करके विकसित किया गया था, जिसे रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन RBD कहा जाता है। देखिए, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन ये पूछा भी जा सकता है अलग से कि ये क्या चीज है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और वैसे हम यहाँ पे काफी डिटेल में बता ही गए हैं। यह वायरस को संक्रमित करने के लिए मेजबान सेल से जुड़ने की अनुमति भी दे देता है। साथ में ही यह अन्य टीकों से अलग है। अन्य टीकों से अलग कहने का मतलब क्या है, क्योंकि यह पूरे स्पाइक प्रोटीन के बजाय आरबीडी क्या, वही रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन आरबीडी 200 अमीनो एसिड की स्ट्रिंग के एक विशिष्ट भाग का उपयोग करता है। तो ये इस तरीके से ये भी हमारा न्यूज कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ और पार्ट्स हैं, जैसे कि गर्मी सहनशील टीके का महत्व क्या है, तो इसकी महत्ता भी देख लेते हैं। एक गर्मी सहनशील वैक्सीन का थर्मोस्टेबल या गर्म वैक्सीन का विकास दूरस्थ या संसाधन सीमित स्थानों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तो हमने आपको बता ही दिया है। लेकिन आइए फिर और कुछ भी देख लेते हैं। जहां पर अत्यधिक गर्म जलवायु है वहां पर भी वैक्सीन आसानी से पहुंचाई जा सकती है। कहां पर, दूरस्थ या संसाधन सीमित वाले क्षेत्रों में, अत्यधिक गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में भी आसानी से पहुंचाई जा सकती है, जिसमें विश्वसनीय कोल्ड स्टोरेज आपूर्ति श्रृंखला की कमी होती है, उसके बावजूद भी हम इसको पहुंचा सकते हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में। इसकी स्थापना कहां पर, 1909 में बेंगलुरु में हुई थी, ठीक है। यह क्या है, सार्वजनिक डीम्ड शोध विश्वविद्यालय है, जो कि इंजीनियरिंग, विज्ञान और डिजाइन प्रबंधन में उच्च शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करता है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये बेंगलोर में स्थित है। इस संस्थान को स्थानीय रूप से टाटा संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट कहा जाता है, जिसको स्टार्ट किया था, किसके समर्थन से स्टार्ट हुआ था, ये जमशेद जी टाटा के माध्यम से ये शुरू हुआ था। इसे 2018 में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा भी मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये भी न्यूज समाप्त होता है। अगले न्यूज पे हम बढ़ते हैं। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, नाम से ही आपको पता चल रहा है इसमें क्या है, देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और आदिवासी मामलों के जो मंत्री हैं वो हमारे कौन हैं, अर्जुन मुंडा। ये दोनों लोग मिलकर के 16 जुलाई 2021 को, ध्यान दीजिएगा, ये डेट याद रखिएगा, 16 जुलाई 2021 को स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। इसके प्रमुख जो बिंदु हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। 50,000 स्कूल शिक्षकों के लिए ये शुरुआत की जाती है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ये है क्या चीज, क्या मतलब इस योजना के तहत क्या क्या चीजें हो रही हैं। ये कब से चालू हो रहा है, यह 20 जुलाई से लागू किया जा रहा है। यह कार्यक्रम किसने डिजाइन किया है, तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, एक ये स्कूली शिक्षकों के लिए शिक्षा मंत्रालय का इनोवेशन सेल है। क्या नाम है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, AICTE के द्वारा डिजाइन किया गया है। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब इसको देख लेते हैं, ये कहां कहां पर प्रदान किया जाएगा। यह जो कार्यक्रम है वो एक तो आप तो जानते होंगे जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, वहां पर केंद्रीय विद्यालयों यानी कि KVS जैसे स्कूल, उसके साथ एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल, उसी के साथ में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE, जिसने इससे संबद्ध शिक्षकों को इससे प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब आइए उसमें और भी डिटेल में देख लेते हैं कि उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए AICTE के द्वारा इसी तरह का कार्यक्रम चलाया जाता है। शिक्षकों को क्या होगा, इसमें 2 महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में कितना, 2 महीने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। और नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रोग्राम लाया गया है। 5 मॉड्यूल में प्रशिक्षित किया जाएगा। ये 5 मॉड्यूल कौन कौन से हैं, उद्यमिता, नवाचार, बौद्धिक संपदा अधिकार, उत्पादन विकास, डिजाइन, सोच और विचार निर्माण को लेकर के
इसे लाया गया है। शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 40 प्रशिक्षकों को एक टीम बनाई गई है, उन्हीं के माध्यम से इन सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सीबीएसई के द्वारा कौशल विकास पाठ्यक्रम स्टार्ट किया गया है, उसमें सबसे पहले यानी कि भारत की बात करें, दुनिया की बात करें, भारत ही नहीं दुनिया में, सीबीएसई दुनिया में ऐसा पहला बोर्ड है जिसने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की है, जो कि कक्षा 8 के छात्रों के लिए 2019 से इसने शुरू कर दिया है। ये एक कौशल विकास पाठ्यक्रम है। आने वाली सभी दुनिया जो है एआई पर निर्भर होने वाली है, तो इसने सीबीएसई ने उस चीज को लेकर के अभी से शुरुआत कर दी है। आइए अब अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने गुजरात में रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। देखिए इसमें 3 जो रेलवे हैं वो हम तीनों अभी देखते हैं क्रम से, लेकिन कब किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो वो 16 जुलाई 2021 को गुजरात में रेलवे की कई प्रमुख योजनाओं का उद्घाटन किया। अब गुजरात में 3 कौन कौन सी, सबसे पहली तो गांधीनगर राजधानी रेलवे स्टेशन, दूसरा है गेज परिवर्तित एवं विद्युतीकृत महेसाणा वरेथा लाइन, तीसरा है नव विद्युतीकृत सुरेंद्र नगर पीपा वाओ खंड। इस तरीके से ये 3 जो हैं, इन तीनों की परियोजनाओं का उद्घाटन किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब आइए अगले न्यूज की तरफ इसी में बढ़ते हैं। गांधीनगर राजधानी रेलवे स्टेशन के बारे में देख लेते हैं। तो गांधीनगर जो राजधानी रेलवे स्टेशन है, यहां पे एक न्यूज मिलती है प्रधानमंत्री कार्यालय से। वो ये बताते हैं कि इसके अपग्रेडेशन के लिए 71 करोड़ रुपए खर्च किया गया और इसके साथ में ही यहां पर इस स्टेशन पर आधुनिक हवाई अड्डों की ही तर्ज पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके साथ में ही विशेष टिकट बुकिंग काउंटर, लिफ्ट, रैंप वही जिस पर जो है जैसे विकलांगों को ले जाने के लिए जो एक सीढ़ी के बजाय दूसरा जो एक मतलब छतों पर चढ़ने के लिए या फ्लोर पे चढ़ने के लिए इस तरीके से एक मतलब एक तरीके से लिफ्ट टाइप का लगाया जाता है, उसी को रैंप कहते हैं। उसी के साथ में रैंप समर्पित पार्किंग स्थान, उसी के साथ में आदि प्रदान मतलब इन दिव्यांगों के लिए अनुकूल स्टेशन बनाया गया। पूर्ण भवन को ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग, आजकल ये सबसे ज्यादा चर्चा में है, ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग, ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग बनाना, ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है। इस स्टेशन में ही एक 5 स्टार होटल भी है, तो आप जाइएगा तो आप यहाँ पर जरूर देखिएगा, 5 स्टार होटलों का लुत्फ जरूर उठाइएगा। तो आइए इसमें अगला जो स्टेशन है उसके साथ में देख लेते हैं, महेसाणा वरेथा गेज परिवर्तन। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहली चीज तो ये कि 55 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट को 293 करोड़ रुपए, कितना 293 करोड़ रुपए की लागत से इसको पूरा किया गया है। 74 करोड़ रुपए की लागत से विद्युतीकरण का, मतलब ये इतने रुपए आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको 293 करोड़ रुपए आप याद कर लीजिए, बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि महेसाणा वरेथा गेज परिवर्तन इसको यहां पर शामिल किया गया, जिसको जो है 16 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ में ही ये ध्यान रखिएगा कि विद्युतीकरण का कार्य किया गया और 10 स्टेशन इसमें शामिल हैं, क्योंकि अब उद्घाटन किए हैं तो इंपॉर्टेंट तो बन जाता है, मोदी जी ने जब उद्घाटन किया है तो एग्जाम में पूछ लिएगा तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ठीक। इसी के साथ में अगला जो हमारा है वो सुरेंद्र नगर पीपा वाव खंड वाला जो हमारा तीसरा जो था, ठीक है, तीसरा पॉइंट। अब इसमें क्या है कि इसको बस इतना एक ध्यान में रखिए कि 289 करोड़ रुपए की लागत से इसकी प्रक्रिया को पूरी की गई। अब इसमें क्या है कि पालनपुर, अहमदाबाद और भारत के अन्य हिस्सों में पीपावाव से बंदरगाह तक जो माल ढुलाई है उसमें निर्बाध आवाजाही, मतलब कोई रोक टोक नहीं होगा, आवाजाही आप आराम से कर सकते हैं। किसको लेकर के, माल ढुलाई को लेकर के, माल अपना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। साथ में ही अगला क्या है, यह खंड जो है वो अहमदाबाद, विरमगाम और सुरेंद्र नगर यार्ड में भी भीड़ भाड़ को कम कर देगा। तो भीड़ भाड़ जब कम हो जाएगा तो आसानी से आवाजाही प्रदान की जा सकेगी। अब इसी के साथ में अगली न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
अब देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। वो कितनी थी, पहले 15 जुलाई थी, अब इसकी सीमा बढ़ा करके कर दी गई है 23 जुलाई। ये ध्यान रखिएगा, 23 जुलाई कर दी गई है। किसके कहने पर की गई है, वो महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध करने पर इसकी तिथि बढ़ा दी गई है। क्यों इसने अनुरोध किया, क्योंकि कोविड-19 महामारी की वजह से कई किसानों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया था। क्या कहा इन्होंने, महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि 46 लाख किसानों ने योजना के लिए आवेदन किया है, लेकिन उनमें से कई ने अभी तक नामांकन की जो औपचारिकताएं हैं उसको ही पूरी नहीं कर पाई हैं। इसकी वजह से इसकी तिथि बढ़ाने का इन्होंने अनुरोध किया है। अब आइए देख लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये है क्या। इसकी शुरुआत की गई थी 18 फरवरी 2016 को, ठीक है। किसने की थी, नरेंद्र मोदी जी ने। आपको मालूम ही है कि 18 फरवरी 2016 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने ही शुरुआत की थी। यह किसानों के लिए उनकी उपज के लिए क्या एक बीमा कवर है। बीमा कवर जानते तो होंगे ही आप सभी लोग, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मतलब हम लोग यहाँ खेती किसानी इससे तो हम लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक बीमा कवर के तौर पर इसको जाना जाता है। यह योजना जो है वो वन नेशन वन स्कीम थीम के तहत तैयार की गई थी, ठीक। इसी के साथ में देखिए इस योजना ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS और उसी के साथ में MNAIS यानी कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इन दोनों योजनाओं को प्रतिस्थापित कर दिया। किसने, वही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने। इन दोनों को हटाया, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इस दोनों की जगह पर लाया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। और उनकी सर्वोत्तम विशेषताओं को शामिल इसी में कर दिया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। यह योजना किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने और फसल का आश्वासन दावे का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसको शुरू की गई थी। इसी के साथ में देखते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। तो फसल की विफलता के मामले में, यानी कि जैसे कोई फसल अब लग गई है, बाढ़ आ गई या किसी कारण बस फसल का उत्पादन नहीं होता है जितना अनुमान है, तो किसानों को एक बीमा कवर किया जाता है कि जितने की खेती का नुकसान हुआ उतना किसानों को कम से कम कुछ आय के लिए स्थिरता प्रदान की जा सके, ठीक है। तो ये हो गया। इसी के साथ में कुछ और भी चीजें देख लेते हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन कौन सी फसलें आती हैं। सबसे पहले तो सभी खाद्य फसलें इसके तहत आती हैं। सभी खाद्य फसलों के साथ में तिलहन फसल, उसी के साथ में तिलहन फसलों के साथ में कौन सा, वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी वाली फसलों को इसके तहत कवर किया जाता है, ठीक है। तो आपका हो गया तिलहन और उसी के साथ में सभी खाद्य और तिलहन, इसी के साथ में वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों को कवर किया जाता है। जिनके लिए पिछले उपज डेटा उपलब्ध होते हैं उसको ये चीजें कवर करके आगे बढ़ते हैं। इसी में देखिए उन फसलों को भी शामिल किया गया है जिनके लिए सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण यानी कि GCES जनरल क्रॉप एस्टीमेट सर्वे के तहत अपेक्षित संख्या में फसल कटाई का प्रयोग किए जा रहे हैं। इस योजना को कौन लागू करता है इस योजना को, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पैनल में शामिल सामान्य बीमा कंपनियों के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, सामान्य बीमा कंपनियों के द्वारा इसको कार्यान्वित किया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसी का जो चयन है वो राज्य सरकार के द्वारा बोली लगा करके किया जाता है। यह योजना जो है वो कृषि मंत्रालय के द्वारा प्रशासित होती है। किसके द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा प्रशासित होती है। अब आइए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज हमारा क्या कहता है कि पशुपालन विभाग और डेयरी योजनाओं का पुनर्गठन किया गया। इसमें क्या, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यह भी किया जा रहा है। उनकी अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने
भारत सरकार के द्वारा योजनाओं के कई घटकों को संशोधित और पुनर्व्यवस्थित करके कई गतिविधियों वाले विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज, इसको ध्यान दीजिएगा यहां पे, विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज स्पेशल लाइव स्टॉक सेक्टर पैकेज के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है। अच्छा, इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या है? यह जो पैकेज है वो 2021-22 से अगले 5 साल के लिए लागू किया जाएगा, यानी कि 2000 कब तक, 26-27 तक इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ में कुछ और पॉइंट्स, जैसे यह पशुधन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में 10 करोड़ किसानों के लिए पशुपालन को अधिक लाभकारी बनाने में भी इससे मदद मिलेगी। अब देखिए इसमें पशुधन क्षेत्र पैकेज के बारे में, यानी कि लाइव स्टॉक सेक्टर पैकेज। अभी हम लोग यहां पर ऊपर बात किए थे विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज, स्पेशल लाइव स्टॉक सेक्टर पैकेज। पशुधन क्षेत्र पैकेज के तहत ही 9800 करोड़ रुपए प्रदान करेगी कौन? केंद्र सरकार। इस पैकेज के तहत ही विभाग की योजनाओं को विकास कार्यक्रमों के रूप में 3 व्यापक श्रेणियों में मिला दिया जाएगा। वो 3 व्यापक श्रेणी कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, सभी को मालूम है आप लोगों को, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, ये भी मालूम होगा, और डेयरी विकास के लिए एक और प्रोग्राम लाया गया था, राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीडीडी। ठीक है, डेयरी विकास प्रोग्राम के लिए एनपीडीडी, नेशनल प्रोग्राम ऑफ डेयरी डेवलपमेंट। ठीक है, एनपीडीडी, इन तीनों योजनाओं की श्रेणियों में मिला दिया जाएगा इसको। अच्छा, अभी हम इसको देखेंगे, एक एक योजनाओं को हम आगे चल करके देखते हैं। और उसी के साथ में उप योजनाओं के रूप में पशुधन जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण, इन सभी के साथ में इसको मर्ज कर दिया जाएगा। देखिए आगे क्या है इसमें कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अब राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या कहता है कि यह योजना देसी नस्लों के विकास, किसको? देसी नस्लों के विकास, उसी के साथ में उनके संरक्षण में मदद मिलेगी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी योगदान देगी। देखिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन का यही उद्देश्य है जिसको इसमें बता दिया गया। किनको किनको? देसी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए, जिसके साथ में ही जो गांव के निर्धन लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति को इसमें सुधार करने का योगदान दिया जाएगा। उसी के साथ में जो दूसरा हमारा प्रोग्राम है डेयरी विकास के लिए, राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ डेयरी डेवलपमेंट, ये जो है ये 8900 बल्क मिल्क कूलर लगाने का प्रोग्राम इसमें किया गया है। 8900 बल्क मिल्क कूलर, जिससे 8 लाख दुग्ध जो उत्पादक हैं उनको लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत ही 20 LLPD दूध की अतिरिक्त खरीद भी की जाएगी। 20 LLPD, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 8900 बल्क मिल्क कूलर और इसी के साथ में 20 LLPD दूध की अतिरिक्त खरीद की जाएगी। इसी के साथ में जीका यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से वित्तीय सहायता से लाभ भी उठाया जाएगा। जो हमारा तीसरा प्रोग्राम था वो कौन सा था? राष्ट्रीय पशुधन मिशन यानी कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। राष्ट्रीय पशुधन मिशन को वित्तीय वर्ष 2014-15 में लॉन्च किया गया था। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये योजना के तहत भी इसको पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक्स में भी पूछा जा सकता है, और साथ में ही जो हमारा टॉपिक पशुधन वाला ये किस टॉपिक में आता है ये आप हमें बताइएगा। ठीक है, वहां पर भी इसको कवर किया जाता है, एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में भी। ठीक है, ज्योग्राफी के सेक्शन में भी ये कवर किया जाता है। तो देखिए एक ही टॉपिक कई जगह कवर किए जाते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, उसी के साथ में आपका एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में, ठीक, इन तीनों जगहों पे इसको करके कवर किया जाता है। तो ये सब चीजें ऐसे ही इसको मर्ज करके थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है जब हम मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तब। इसी के साथ में देखिए यह सभी हितधारकों के लिए पशुधन उत्पादन प्रणालियों और क्षमता निर्माण में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इसे अप्रैल 2019 से राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना नामक श्वेत क्रांति की उप योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारी ये भी न्यूज हो जाती है। अब हम लोग चलते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ।
जिसमें कि देखिए आपके सामने ये सबसे बड़ी न्यूज है ना, जो हमारी क्लासेज हैं उसके बारे में कि यूपीपीसीएस 2021 को लेकर के जो हमारा एक मतलब ओरिएंटेड बैच जो चल रहा है प्रीलिम्स को लेकर के, जिसमें साइंस पढ़ा रही है हमारी सुषमा मैम, साथ में ही पॉलिटी पढ़ा रहे हैं हमारे सुरेंद्र सर, हिस्ट्री के लिए अभिषेक सर ने अपना समय निर्धारित कर दिया है, वो जल्दी आपके सामने एक सूचना दे दी जाएगी। और साइंस के जो हमारे क्विज सेशन है वो कल से ये भी स्टार्ट हो रहा है, साइंस और पॉलिटी का, सॉरी कल से नहीं, आज ही से स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है, आज ही से स्टार्ट हो जाएगा साइंस और पॉलिटी के एमसीक्यू जो सेशन हमारे चल रहे थे, बीच में कुछ कारणों की वजह से ये ब्रेक हो गया था, लेकिन आज से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से जिला खनिज कोष नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अच्छा, इसमें क्या हुआ, क्यों ले लिया, इसको हम डिटेल में देखते हैं अब यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ, केंद्र सरकार ने जिला खनिज कोष एक होता है जो कि अभी तक राज्य सरकार के हाथ में होता था, तो जिला खनिज कोष डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इसके मुख्य बिंदु क्या है, जैसे कि यह खनन पट्टा धारक जो होते थे, यानी कि जो टेंडर लेते थे माइनिंग लीज होल्डर्स से, अनिवार्य योगदान से जो अर्जित धन होता था उसको किसी भी व्यय को मंजूरी देना या अनुमोदित करने के राज्यों के अधिकार को अस्वीकार करता है। ठीक है, 2015-16 के बाद से यह जब डीएमएफ फंड प्रभावी हुआ, इसके बाद से 2015-16 के बाद से जो डीएमएफ यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जब प्रभावी हुआ, 49,400 करोड़ रुपए से अधिक फंड में प्रवाहित हुआ। ठीक है, 49,400 करोड़ रुपए से अधिक फंड प्रवाहित होता है। केंद्र ने अपने हाथ में नियंत्रण क्यों ले लिया? पहली चीज तो कि इसको जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था वो उद्देश्य ही विफल हो रहा था। दूसरी चीज कि राज्य या राज्य स्तर के कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष के समेकित जो कोष थे उसमें स्थानांतरित कर दिया जा रहा था। हालांकि होना क्या था, होना तो यह था कि उसको राज्य सरकारों को रॉयल्टी का भुगतान किया जाता था और गैर लाभकारी संस्थाओं में रॉयल्टी के एक विभिन्न निश्चित प्रतिशत योगदान देना अनिवार्य किया गया था। ठीक है, उसमें होना क्या था, होना यह था कि इस फंड को उपयोग खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्ति और क्षेत्रों के कल्याण के लिए लगाना था। लेकिन इसमें हुआ क्या, वो सब चला जा रहा था मुख्यमंत्री के समेकित कोष में। इसी के साथ में जो हमारा आदिवासी आबादी इसके प्रमुख लाभार्थी थे उनको इससे लाभ पहुंचाना था। उसी के साथ में इस योजना को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा डीएमएफ जो उपयोग में लाया जाता था उसके दुरुपयोग की वजह से और जो है अन्य कारणों की वजह से इसको अब केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। चलिए अब हम लोग अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये एक शोध का विषय है, शोध अभी इस पे चल रही है। भारत की जो पहली मॉन्क फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू की गई। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। ये ध्यान दीजिएगा, मॉन्क फ्रूट, मॉन्क फ्रूट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मॉन्क हम किसको कहते हैं, चलिए वो भी हम डिटेल में आगे देख लेंगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाया गया है, ये चीन से लाया गया एक फल है एक प्रकार का, उसको कहां पर? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू की जा रही है इसकी खेती। इस फल को हिमाचल प्रदेश के फील्ड परीक्षण के लिए पालमपुर काफी आप फिल्मों में इसका नाम सुने होंगे, काफी मूवी में, ठीक है, पालमपुर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी परिषद हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि CSIR IHBT के द्वारा पेश किया जाता है। इसका पूरा जो है नाम है ये पालमपुर में कौन सा? वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी परिषद हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान। अगर देखें शॉर्ट में तो CSIR IHBT के द्वारा ये पेश किया गया। अच्छा, अब इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? मॉन्क फ्रूट अपने गुणों के लिए गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर, नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर के तौर पे जाना जाता है।
CSIR-IHBT के द्वारा चीन से जो बीज आयात करने और इसे घर में उगाने के 3 साल के बाद फील्ड परीक्षण शुरू किया गया था। रायसन एक गांव का नाम है। रायसन गांव के एक किसान के खेत में इसको परीक्षण के लिए 50 पौधे लगा दिए गए थे और उससे एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट में क्या, सामग्री, जो भी सामग्री होगी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया किसान के साथ में। ठीक है, अब इससे अनुमान यह लगाया गया कि 3 लाख से लेकर के 3.5 लाख रुपए तक प्रति हेक्टेयर के बीच में आर्थिक लाभ इससे प्रोवाइड होगा। ठीक है, इसी के साथ में देखते हैं क्षेत्र की कृषि जलवायु परिस्थितियों में मंक फ्रूट के पूर्ण जीवन चक्र को आकर्षित करने के लिए फूलों के पैटर्न, परागण व्यवहार और फल सेटिंग, इन सभी का डॉक्यूमेंटेशन कर लिया गया था पहले ही। ठीक, अब हम देखेंगे इसके बारे में कि मंक फ्रूट की खेती के लिए शर्त क्या क्या है। मतलब पहली चीज तो ये कि यह एक 12मासी यानी कि 12 महीने, मतलब ऐसा कोई विशेष सीजन नहीं है जैसे आम की तरीके से कि ये केवल हमको जून जुलाई में ही आम खाने को मिलेगा, है ना। तो ये 12 महीने इसके फल लगते हैं, 12 महीने इससे जो है हम फल प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो जीवन काल है वो 4 से 5 साल का होता है। साथ में ही 8 से 9 महीने के बाद ये फल लगना इसमें शुरू हो जाते हैं। 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में वार्षिक औसत तापमान में और आर्द्र परिस्थितियों वाले जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर इसको लगाया जा सकता है, उगाया जा सकता है। इसकी पृष्ठभूमि हमने पहले ही देखा था, मंक फ्रूट। मंक फ्रूट क्या, बौद्ध भिक्षुओं के नाम के आधार पर ही इसका नाम ही रख दिया गया, मंक फ्रूट। ठीक है, बीज अंकुरण दर की बात अगर करें तो बीज अंकुरण दर धीमा है और कम होती है। कैसी, बीज अंकुरण दर धीमी और कम होती है। इस प्रकार अंकुरण दर बढ़ाने और अंकुरण समय को कम करने के लिए CSIR-IHBT के द्वारा बीज अंकुरण तकनीकी विकसित की गई है। क्यों? क्योंकि जिससे कि बीज अंकुरण दर जो है बढ़ाया जा सके और अंकुरण का समय जो हमारा 8 से 9 महीने लगा था उसको कम किया जा सके। इसी के साथ में इस संस्थान ने रोपण विधि और मानकीकृत रोपण समय भी तैयार किया। अच्छा, अब हम मंक फ्रूट के बारे में जान लेते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा मीठा स्वाद के लिए जाना जाता है मंक फ्रूट। ठीक है, इसका जो उपयोग है वो गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर, इसको हमने पहले ही देख लिया है। इसका मीठा जो स्वाद है वो कुकुरबिटेन टाइप ट्राइटरपीन ग्लाइकोसाइड्स के समूह के सामग्री के कारण होता है, जिसे हम मोग्रोसाइड कहते हैं। मोग्रोसाइड के तौर पर इसे जाना जाता है। अब आइए हम लोग अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज हमारी कौन सी है? कैबिनेट ने शिपिंग कंपनियों के लिए 1624 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी प्रदान कर दी। कितनी? 1624 करोड़ रुपए की सब्सिडी। अब इसमें क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय शिपिंग कंपनियों को 1624 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इसके मुख्य जो बिंदु हैं, सब्सिडी 5 साल से अधिक के लिए प्रदान की जाएगी। ठीक है, किसके लिए? शिपिंग जो कंपनियां हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। अब योजना के बारे में भी हम देख लेते हैं। इस योजना के तहत बात की जा रही है कि सर्वश्रेष्ठ जहाजों की रजिस्ट्रियों के तहत ही 72 घंटे के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण पूरे भारत में जहाजों को पंजीकृत करना आसान और आकर्षक बना देगा। भारतीय टन भार को बढ़ाने में इससे सहायता मिलेगी। यह योजना जो है वो भारतीय चालक दल के साथ में बोर्ड पर चालक दल को बदलने के लिए इन फ्लैगिंग पोत को 30 दिन प्रदान करने का प्रयास करती है। अच्छा, इसी के साथ में कुछ और भी चीजें जैसे देख लेते हैं। इसके अनुसार में जिन जहाजों को 1 फरवरी 2021 के बाद में भारत को ध्वजांकित किया गया था, जिनका भारत में 10 साल से कम समय का फ्लैगिंग समय था। 10 साल से कम समय का फ्लैगिंग समय, ठीक है, उन्हें L1 विदेशी कंपनियां, शिपिंग कंपनी के द्वारा दी जाने वाली बोली के 15% का सब्सिडी समर्थन मिलेगा। जो L1 कंपनियां हैं जो 10 साल से कम समय का फ्लैगिंग समय ले रही थी। विस्तारित जो सब्सिडी सहायता की जो दर है वो हर साल 1% कम की जाएगी। जैसे जैसे आपने देखा होगा
कि हमारे डीजल में, केरोसिन में, इन सब चीजों में धीरे धीरे करके 0.50 पैसे के हिसाब से वो हर समय हर 3 महीने पे इसकी सब्सिडी कम की गई। उसी तरीके से इसकी बात भी की जा रही है कि हर साल 1% की जो सब्सिडी कम की जाएगी। कब तक? जब तक कि क्रमशः 10% और 5% तक कम नहीं किया जाता। ठीक है, इसी के साथ में संबंधित जो मंत्रालय विभाग को सीधे बजटीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। अच्छा, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी देख लेते हैं। ये हमारे बजट जो था, केंद्रीय बजट 2021-22 का, इसमें निर्मला सीतारमण जी ने इसको लाया था, जिसमें भारतीय ध्वज वाले जहाजों को होने वाले लागत नुकसान को दूर करने के लिए इसकी घोषणा की गई थी। इस योजना की घोषणा पूरे भारत में व्यापारी जहाजों को ध्वजांकित करने को बढ़ावा देने के लिए भी की गई थी। इसी के साथ में अगले न्यूज पे चलते हैं। अगला न्यूज हमारा क्या है? अगला न्यूज है बच्चों के टीकाकरण पर WHO और यूनिसेफ ने डाटा जारी किया है। अच्छा, टीकाकरण का क्या है वो अभी हम आगे देखेंगे। DPT जो हमारे यहाँ लगती है, DTP, ठीक है, DTP टीका, उसी की बात की जा रही है। तो WHO और यूनिसेफ ने हाल ही में बच्चों के टीकाकरण पर एक डेटा जारी करता है। उसमें बताया जाता है कि भारत ने 2020 में नियमित बाल टीकाकरण कवरेज में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है। केवल भारत में ही नहीं, वैश्विक तौर पे इसको देखा जाए तो वैश्विक तौर पर टीके लगने में कमी आई। वो क्यों आई आप सभी को मालूम है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से सभी देश अस्त व्यस्त सारी स्थितियां हो जाने की वजह से टीकाकरण पर थोड़ा सा कम ध्यान गया था, लेकिन कम ध्यान गया। अब इसमें कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में देख लेते हैं। वो क्या है? भारत के बाद में पाकिस्तान और इंडोनेशिया का स्थान आता है। यह पहला जो आधिकारिक आंकड़ा है वो कोविड-19 के कारण वैश्विक सेवा व्यवधानों को दर्शाता है। हमने बताया आपको कोविड-19 के कारण ही ये सब चीजें हुई। आंकड़ों के अनुसार अधिकांश देशों ने 2020 में, कब? 2020 में बाल टीकाकरण दरों में गिरावट का अनुभव किया था। अच्छा, अब इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है वो भी हम देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है? WHO और यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार मध्यम आय वाले जो देश हैं, ठीक है, मध्यम आय वाले देशों में असुरक्षित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। असुरक्षित बच्चे की कहने का मतलब ये कि जिनमें टीके नहीं लग रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। भारत एक बड़ी गिरावट का सामना कर रहा है। कैसा बड़ी गिरावट का कहने का मतलब ये, भारत का जो DTP-3 कवरेज वाला था, यानी कि डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस वैक्सीन, ठीक, 91% से गिर करके कितना हो गया? 85% हो गया है। कितना? 91 से 85% लोगों को ही, बच्चों को टीका लगा है। WHO के अमेरिका क्षेत्र में 82% बच्चों को पूरी तरीके से DTP का टीका लगाया गया है। वहीं पर हम बात करें कि 2016 में आंकड़ा कितना था? 91% था, जो कि अब कितना लगा? 82% बच्चों को DTP का टीका लगा है। क्यों इतना कम हुआ? उसके पीछे रीजन क्या है? फंडिंग की कमी, वैक्सीन की गलत सूचना, इन सब वजहों से जो हमारी इंजेक्शन देने की वो थी उसमें कमी आई। इसी के साथ में हम लोग अगला देखते हैं कि कुल मिलाकर के 2020 में नियमित टीकाकरण सेवाओं के तहत 23 मिलियन बच्चे बुनियादी टीकों से चूक गए। उनमें से 17 मिलियन बच्चों को एक भी टीका नहीं लगा था। 2020 में टीकाकरण सेवाओं में व्यवधान व्यापक थे। व्यवधानों के कारण ही दक्षिण पूर्व एशियाई और पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। WHO के लक्ष्य को विफल करना, अब क्यों? क्योंकि जो है जहां पर डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस, खसरा, पोलियो के लेकर के वैश्विक टीकाकरण दर कई वर्षों से 86% पर स्थित थी, जो कि खसरे से बचाने के लिए WHO के द्वारा कितना अनुशंसित था? 95% से कम अनुशंसित था। तो आज हम लोग इतने ही न्यूज को कवर करते हैं, फिर बाकी जो है हम लोग से आगे देखेंगे। थैंक यू।